नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शैलेंद्र मिश्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है, क्या होती है जीडीपी की विशेषताएं, जीडीपी का इतिहास कैसा रहा और जीडीपी में कौन कौन सी इम्पोर्टेंस और जीडीपी का क्या क्या हानियां हुई हैं, है ना। उसकी कुछ कमियां भी देखेंगे ना जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। फिर जीडीपी कि कौन कौन कैसे उसका विकास हुआ, जीडीपी का आकलन कौन करता है, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि जीडीपी के बारे में हम लोग देखते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है कि ग्रॉस, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब इकोनॉमी में वही होता है जो कि मैथमेटिक्स में टोटल का होता है, ठीक है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू सीमा। घरेलू सीमा के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि घरेलू सीमा किस तरह से राजनीतिक सीमा से बृहद होती है। घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय सीमा ही बस घरेलू सीमा में आती है। घरेलू सीमा में जो विदेशों में दूतावास हैं वो भी हमारे घरेलू सीमा में ही आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखिए, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डोमेस्टिक बाउंड्री में इनका टोटल मार्केट वैल्यू को अगर सम कर दिया जाए तो वही कहलाता है जीडीपी, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का इतिहास, जीडीपी का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद। केयर रेटिंग्स के एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, सुशांत हेगड़े जी। केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े जी ने बताया है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ठीक उसी तरह होती है जिस तरह से किसी छात्र की, किसी विद्यार्थी की मार्कशीट होती है। मार्कशीट से हमें क्या पता चलता है कि उस छात्र ने एक पूरे वर्ष में, बीते हुए वर्ष में कितना परफॉर्मेंस किया, कैसा उसका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जीडीपी भी हमें क्या बताता है कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में हमारे देश की जीडीपी कैसी रही, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं किस तरह से परफॉर्म की हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी के कंपैरेटिव डेफिनेशन बताए हैं सुशांत हेगड़े जी ने, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जीडीपी का आकलन कौन करता है, ठीक। जीडीपी का आकलन की बात करें तो भारत में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एनएसओ द्वारा वर्तमान में जीडीपी का आकलन किया जाता है, जिसकी स्थापना 23 मई 2019 को की गई है, ठीक है। और एनएसओ की स्थापना एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके किया गया है, ठीक है। एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1950 को किया गया था, ठीक है। एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1950 को। और सीएसओ, सीएसओ का क्या फुल फॉर्म होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो सीएसओ की स्थापना कब हुई, 2 मई 1951 को। तो अब ध्यान रखेंगे कि एनएसएसओ क्या करता है कि आंकड़ों को एकत्रित करता था, ठीक है। और सीएसओ क्या करता था, उन आंकड़ों को एनालाइज करके एक रिपोर्ट देता था, ठीक है। तो सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके बना दिया गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 23 मई 2019 को। तो अब एनएसओ एक वित्तीय वर्ष में चार बार जीडीपी के आंकड़े जारी करता है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में 4 बार जीडीपी के आंकड़े जारी की जाती है प्रति तिमाही में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 के रूप में देखते हैं। अभी आपको पता हो कि अभी हाल ही में हमारे देश में तीसरी तिमाही का अभी आंकड़े जारी किए गए हैं, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की जीडीपी विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमारे इसमें जानकारी मिली है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जीडीपी का विकास कैसे हुआ या जीडीपी के इतिहास कैसे हुआ। जीडीपी जो हम लोग देखते हैं, तो जीडीपी शब्द आया कहाँ से? क्या अचानक से कोई जीडीपी प्रकट हुआ है कि इसका क्रमिक विकास हुआ है? जिस तरह से हम लोग संविधान में, है ना, भारतीय राजनीति में देखते हैं कि संविधान के क्रमिक विकास हुआ है, उसी तरह से जीडीपी शब्द का भी एक क्रमिक विकास हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1934 में सबसे पहले जीडीपी शब्द की अवधारणा किसने दिया था? साइमन कुजनेत्स से सबसे पहले जीडीपी शब्द की अवधारणा किसने दिया? तो 1934 में साइमन कुजनेत्स, जो कि रूसी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, मतलब रूस के रहने वाले और अमेरिका में जाके बस गए, ठीक है। वहां के रूसी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेत्स ने जीडीपी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद 1937 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री साइमन कुजनेत्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट का क्या नाम था? नेशनल इनकम 1929-35 में जीडीपी का मूल अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। 1944 में आपको पता हो कि ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। अब ब्रेटन वुड की जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? ट्विन सिस्टर्स ऑफ ब्रेटन वुड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना के लिए, ठीक है, एक साइन हस्ताक्षर किया गया था, पैक्ट साइन किया गया था 1944 में, ब्रेटन वुड सम्मेलन। इसीलिए इनको ब्रेटन वुड की ट्विन सिस्टर्स कहते हैं। और 1944 के बाद से ही देश के आर्थिक कल्याण, है ना, आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के लिए, आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया। जीडीपी को एक मानक उपकरण के रूप में लाया गया कि देश की आर्थिक क्रियाओं का पूरा आकलन करने के लिए जीडीपी को लाया गया, ठीक है। कि जीडीपी में पूरे देश की, एक छोटा सा शब्द देखिए, जीडीपी में पूरे देश का, है ना, आर्थिक क्रियाओं का संकलन किया गया। फिर 1955 में अगर देखें तो मोसेस, एक अर्थशास्त्री थे मोसेस, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या जीडीपी से कोई समाज के कल्याण का भी पता चलता है कि केवल देश में उत्पादन बस का पता चलता है, ठीक। तो मोसेस ने सबसे पहले जीडीपी की कमियों को बताया, और यह बताया कि जीडीपी में तो केवल देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बस देखा जाता है, हमें इस उत्पादन को देखा जाता है, ना कि समाज कल्याण को, ठीक। उसी तरह से अब देखिए कि 1962 में ओकुन ने एक नियम दिया, ओकुन का नियम, ठीक है। एमपीपीएससी की तैयारी, मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन कि ओकुन का नियम अगर आ जाए तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो ओकुन का नियम कहता है कि जीडीपी में यदि 3% की वृद्धि किया जाए, जीडीपी में यदि 3% की वृद्धि किया जाए, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम हो जाएगा, ठीक है। यदि जीडीपी को में 3% की वृद्धि करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम हो जाएगा। ये ओकुन का नियम है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान लिख लीजिएगा, है ना, और अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओकुन का नियम क्या कहलाता है। चलिए, जब भी बेरोजगारी से सवाल आए कि बेरोजगारी पे लिखने के लिए, तो आप ओकुन के नियम को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 1972 में भूटान के राजा वांगचुक ने घोषणा की है कि हमें जीडीपी पे ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपने लोगों के कल्याण के बारे में देखना है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जीडीपी बढ़ाना उनका लक्ष्य नहीं है, बल्कि ग्रॉस, है ना, जीएनएच, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ठीक है।
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके लिए यही सवाल है कि इस हैप्पीनेस के लिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पहले जारी किया है? तो ये सवाल को आप कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, फिर 1999 में अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने जीडीपी को ये कहा कि 20वीं सदी का ये सबसे महान आविष्कार है। ठीक है, 20वीं सदी के सबसे महान आविष्कारों में से एक जीडीपी को उन्होंने बताया। ठीक, लास्ट में हम देखते हैं कि सितंबर 2006 में चीन के द्वारा ग्रीन जीडीपी की बात की गई। ठीक है, कि जीडीपी में उत्पादन के दौरान, ठीक है, जीडीपी में उत्पादन के दौरान इन्वायरमेंट को कितना डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को अगर माइनस कर देते हैं तो ये कहलाता है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, और ग्रीन जीडीपी की अवधारणा सितंबर 2006 में चीन के द्वारा दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, कि पर्यावरणीय कारकों को समायोजित करने के लिए ग्रीन जीडीपी की अवधारणा दी गई। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया जीडीपी का इतिहास। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो जीडीपी की एक सामान्य डेफिनेशन देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का कुल योग जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा में, किसमें, घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, ठीक है, अंतिम वस्तुओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य, मौद्रिक मूल्यों के समग्र योग, बस यही कीवर्ड है। ठीक है, जीडीपी में यही मेन कीवर्ड है कि घरेलू सीमा क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, और सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्यों लिया गया है, बाजार मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। घरेलू सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा की बात करें तो घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारी राजनीतिक सीमा हो गई। ठीक है, भारतीय भूभाग की बात करते हैं। ठीक है, तो समस्त राजनीतिक सीमा, इसमें समुद्री सीमा भी इंक्लूड है, समुद्री सीमा 200 नॉटिकल माइल सहित। ठीक है, फिर विदेशों में स्थित जितने भी हमारे सैन्य प्रतिष्ठान हैं, दूतावास हैं, वाणिज्य दूतावास हैं, ये सब हमारे घरेलू सीमा में ही आते हैं। ठीक, फिर हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो भी पोर्ट, ठीक है, जैसे फिशिंग पोर्ट हम लोग लेके जाते हैं, है ना, हमारे यहाँ के मछुआरे दूसरे देशों की सीमाओं तक जाते हैं फिशिंग पोर्ट, तो वो जो पोर्ट हैं वो हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत, उनके द्वारा जो भी मत्स्यन किया जाएगा, ठीक है, कितनी वैल्यू का मत्स्यन किया गया, वो सब हमारी ही जीडीपी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ की कोई एयरलाइन कंपनी, एयर इंडिया की बात करते हैं, वो मान लीजिए इंडिया से उड़ान भरी और गई पेरिस में गई, वहाँ, है ना, वहाँ से वापस आई, तो उसके द्वारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक, इसका मतलब अब ये समझ गए हैं कि घरेलू सीमा, ठीक है, इस बात को मेन हाईलाइट कीजिए, घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष क्या कहलाता है ना। अगर एक वित्तीय वर्ष की बात करें हम कि हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवा को हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है, हम अपने जीडीपी में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी? दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो स्मार्टफोन को के मार्केट वैल्यू को भी हम अपने में ऐड कर लेंगे, और साथ ही साथ उसमें लगे जो चिप्स हैं, है ना, स्क्रीन है, बैटरी है, इनकी भी वैल्यू को भी हम अपने जीडीपी में काउंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि स्मार्टफोन की पूरी वैल्यू में भी, है ना, बैटरी का वैल्यू काउंट हो गया, और अलग से भी बैटरी के अगर
वैल्यू को हम काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो ये होता है हमारा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए 2015 में एक जीडीपी की न्यू सीरीज जब लॉन्च किए तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि मौद्रिक मूल्य क्या होता है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य क्या होता है? मौद्रिक मूल्य आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं ना। मॉनेटरी वैल्यू आर टू टाइप्स। एक क्या होता है, एक मार्केट वैल्यू, दूसरा फैक्टर कॉस्ट होता है ना। एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मॉनेटरी वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए इस पेन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस पेन को बनने में कितना पैसा लगा, कितना कॉस्ट लगा, तो कहलाता है इसका फैक्टर कॉस्ट। ठीक, और यही पेन है ना, बन के जब अंतिम उपभोक्ता के लिए, उपभोग के लिए जब दुकान में जाता है और हम खरीदते हैं तो कहलाता है उसका मार्केट वैल्यू। मान लीजिए ये पेन बना है 20 रुपीज में। ठीक है, ठीक है, और ये लास्ट में गया। ठीक है, मार्केट प्राइस, और ये मान लीजिए लास्ट में गया और हमें मिला 50 रुपीज में। ठीक है, तो देखिए फैक्टर कॉस्ट हुआ 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसको बनने में लगा 20 रुपीज और लास्ट में हमें मिला कितने रुपए में? 50 रुपए में। तो इस तरह से इसके मार्केट वैल्यू क्या हुआ? 50 रुपीज, और फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? 20 रुपीज। तो अब हम जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट नहीं काउंट करते हैं, जीडीपी के लिए हम मार्केट वैल्यू काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अब अगला देखते हैं यहां पर कि कुजनेत्स के आविष्कार ने एक अंक में पूरे देश की, ठीक है, आर्थिक ताकत का सारांश प्रस्तुत किया और नीति निर्माताओं को इसे बेहतर बनाने का संकेत दिए कि जीडीपी को ही बेहतर बनाने के लिए नीति निर्माता अपनी नीतियों को बनाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समय के साथ जीडीपी में क्या बदलाव आया है। हम लोग देखते हैं जब आजाद हुआ हमारा देश तो उस समय पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी और वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें कि 1950-51 में हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का क्या योगदान था। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान था? ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का 55%, सेकेंडरी सेक्टर का 15% एंड टर्सरी सेक्टर का 30% रोल था हमारे जीडीपी में। तो अगर ये देखा जाए कि यहां पर हमारी जीडीपी कैसी थी, ये ऐसी थी। ठीक है, उल्टा पिरामिड, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर एंड ये टर्सरी सेक्टर। मीन्स कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी कि तो लिस्ट डेवलपिंग मीन्स अल्प विकसित थी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। ठीक, अभी हमारे देश में क्या कैसा सिनेरियो है? तो प्राइमरी सेक्टर का 17.7%, सेकेंडरी सेक्टर का 27.6%, ठीक है, एंड टर्सरी सेक्टर का 54.7%। मीन्स कि अभी हमारे देश में कैसा है जीडीपी? ये वाला पिरामिड है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम, सेकेंडरी सेक्टर का उससे ज़्यादा और टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल है हमारी जीडीपी में। मीन्स अब हमारे देश की जीडीपी कैसी है? विकासशील है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखिए यही पिरामिड होता है विकसित अर्थव्यवस्था के लिए भी, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि पर कैपिटा इनकम हाई होना चाहिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ना डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में अलग होती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जीडीपी महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है ना,
जीडीपी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो जीडीपी क्यों इतना महत्वपूर्ण, इसमें अगर हम देखें कि यह इस बात पर नजर रखने का एक तरीका है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और यह कितनी बड़ी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है ना, का क्या यह स्वस्थ है कि नहीं है, इस बारे में हम लोग देखते हैं जीडीपी में। तो जीडीपी हमें यह बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, इसमें यह भी पता चलता है कि यदि जीडीपी का आकार बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है। और यदि जीडीपी का मान कम होता है तो हम देखते हैं कि हमारे देश में आर्थिक नीतियां, आर्थिक क्रियाकलाप कुछ कमजोर हुए हैं और उनको बढ़ाने के लिए हमें उस तरीके से नीति निर्माण करने पड़ेंगे, नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक, फिर हम लोग ये देखते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरों से करने के लिए भी जीडीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरों से तुलना, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की जीडीपी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो ये हमें पता कैसे चला? जब दूसरे देश की जीडीपी से हम अपने देश की जीडीपी में तुलना किए तो पता चला। ठीक है, तो नॉमिनल बेस पे हमारे देश की जीडीपी फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन ऑन द ट्रिपल पे बेस पर हमारे देश की जीडीपी 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है। ठीक है, चलिए फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जीडीपी की कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि अर्थशास्त्री मोसेस ने भी बताया था, फिर भूटान के राजा वांगचुक ने भी बताया कि हमें जीडीपी को नहीं बढ़ाना है, हमें तो अपने जीएनएच को ही बढ़ाना है। ठीक है, इसकी बात उन्होंने कहा था। तो जीडीपी की सीमाओं की बात करें तो जीडीपी एक गुणात्मक विकास को दिखाता है। कैसा दिखाता है? जीडीपी गुणात्मक विकास को ना दिखाते हुए केवल मात्रात्मक विकास को, समृद्धि को दिखाता है। क्या दिखाता है? गुणात्मक विकास को प्रदर्शित ना करके केवल मात्रात्मक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक, गुणात्मक विकास को प्रदर्शित करने के लिए ही तो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरह के इंडेक्स जारी किए जाते हैं। गुणात्मक में हम लोग क्या देखते हैं? गुणात्मक विकास में हम लोग ये भी देखते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग देखते हैं किसमें? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट में। वहीं अगर ये क्वालिटेटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब मात्रात्मक समृद्धि में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जेब में पैसा कितना है, मीन्स पैसों से रिलेटेड कोई भी वृद्धि है ना, ग्रोथ हम लोग किस में देखते हैं? जीडीपी में। इसीलिए ये इसकी कमी है। ठीक है, अगली बात करें तो किसी राष्ट्र के कल्याण का अनुमान राष्ट्रीय आय, जीडीपी के माप से नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, समग्र कल्याण को तो नहीं ना मापा जा सकता, यही बात तो मोसेस ने पॉइंट आउट किया था। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि जीडीपी हमें उत्पादन के बारे में बताता है। क्या बताता है? उत्पादन के बारे में बताता है। इसके साथ आने वाले प्रदूषण या अन्य आवश्यक प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नहीं बताता। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सोर्स है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंधाधुंध खनन किए जा रहे हैं। ठीक है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए तो 2006 में चीन ने ग्रीन जीडीपी की बात की थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि यह हमें सरकारी व्यय और निजी निवेश के बारे में बताता है, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न जीवन की गुणवत्ता के बारे में नहीं बताता कि उसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीडीपी ये नहीं बताता है। ठीक है, तो ये कुछ उसकी कमियां हैं। इसमें यह भी बताया गया है कमियों में कि अल्प अवधि में इससे जीडीपी से विकास हुआ, लेकिन दीर्घ अवधि में इसने हमारे स्वास्थ्य, धन और कल्याण को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो जीडीपी में हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश में उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ, ह्यूमन हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हमारी सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट हुआ, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चलता। ठीक है, फिर जीडीपी आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जबकि हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट का 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो जीडीपी में शामिल ही नहीं किया गया। ठीक,
इस तरह से अगर देखा जाए तो जीडीपी वृद्धि को नीति निर्माण का एकमात्र केंद्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ जीडीपी की कमियां हैं। ठीक है, हम लोगों ने जीडीपी के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया है और अब हम ये चाहते हैं कि आपसे जीडीपी से जुड़े हुए कोई भी सवाल आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, इसी तरह से और भी हम लोग डिटेल वीडियो पे लाएंगे। एमपीपीएससी मेंस की एक न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिस पे हर टॉपिक वाइज आपको शॉर्ट नोट कैसे बनाएं और उसमें उसके डिटेल कैसे हैंडल करें एग्जाम में, ये सारी की सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।